जेपी नड्डा का पहले भी अध्यक्ष बनना, उस समय भी बहुत सवाल थे कि क्यों। सवाल ये आता है कि खासतौर पे जो लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं उनमें मैं भी हूं, आप भी हैं, मतलब मैं भी इस पार्टी को 89 से ऑब्जर्व कर रहा हूं अच्छे तरीके से। जब से इन्होंने राम मंदिर मुद्दे पर ये लोग जुड़े थे तब से बहुत क्लोजली हम लोग भी ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो बेसिकली अब इंडिकेशंस ये आते हैं कि मोदी शाह की जोड़ी जो है वो चाहते थे कि एक येस मैन हो एज बीजेपी प्रेसिडेंट, और उसके लिए उन्होंने उस समय जेपी नड्डा को चुना। ऑब्वियस चीज है कि अगर किसी बड़े स्टेट से कोई अध्यक्ष चुना जाता है, मसलन उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से या बिहार से, अगर वहां हम्म। से कोई बीजेपी का अध्यक्ष चुना जाता है तो एक पैरेलल पावर सेंटर खड़ा होता है ना। अगर आप दूसरी टर्म्स में देखिए देखिए और समन्वय, ये वो जो बातें होती है वो एक कहने की बातें रह गई हैं, जो जैसा कि मैंने कहा कि अब वो दौर नहीं रहा। एक दौर था कि भाई अध्यक्ष जो है वो ऑर्गेनाइजेशन देखता है और जो बाकी लोग हैं वो पार्टी देखते, मतलब जो गवर्नमेंट है उसको देखते हैं। अब वो चीजें, वो जो थी ना, एक थिन लाइन जो थी वो कब की गायब हो चुकी है। अब सब कुछ चल रहा है जिसको कहते हैं कि भाई कोई ऐसे क्लियर कट रूल्स और जो नॉर्म्स है उनको फॉलो नहीं किया जा रहा। तो अब सवाल फिर वही आ रहा है कि क्या मोदी शाह कोई ऐसे आदमी को अध्यक्ष मतलब देखना चाहेंगे कि जो एक तरह से पैरेलल सेंटर हो, जो मतलब कम से कम गवर्नमेंट को ये बता सके कि ये पार्टी लाइन के अनुकूल नहीं है, अनुरूप नहीं है, और ये इस तरह के डिसीजंस नहीं लेने हैं। पर ऐसा कुछ होता क्या नजर आ रहा है? सवाल सबसे बड़ा ये है। और क्या वजह है कि अब तक डिले हुआ है? इसी वजह से ये डिले हुआ है। आपने बात की मोदी साहब की गिरती पॉपुलैरिटी की, उसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, इलेक्शन जीतना और किसी नेता का पॉपुलर रहना, ये दो अलग चीजें हैं। इलेक्शन जीतने में बहुत से बाकी फैक्टर्स भी जाते हैं, जिसमें विपक्ष का विघटित होना, डिवाइडेड तरीके से लड़ना या कमजोर तरीके से लड़ना, या विपक्ष में नेता ना होना उस मतलब ओहदे का, वो तमाम चीजें होती हैं। तो चुनाव जीतना एक और चीज है, और पार्टी के एंगल से चीजों को देखिए तो वो एक और चीज है। तो मोदी साहब की जो पॉपुलैरिटी है वो डेफिनेटली डिक्लाइन पे है। और अब सवाल, हम सवालों की बात कर रहे हैं, पिन पॉइंट तो किसी को नहीं कर सकते। देखिए, इसमें कहीं ना कहीं अगर आरएसएस अपनी वो पावर को एसर्ट करता है तो उनका नुमाइंदा हो सकता है, और अगर आरएसएस एक मतलब की टोटली कॉम्प्रोमाइज करता है अपने आप को, तो फिर जाहिर सी बात है मोदी शाह का कोई नुमाइंदा होगा। जो नाम आपने लिए, इनको अगर आप देखें तो ये कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के लिए तो एक राइवल्स ही रहे। एक तरीके हम्म। से उनको राइवल की तरह ही देखा गया। आपने देखा कि पिछले राजस्थान चुनाव में किस तरीके से वसुंधरा को किनारे किया गया, साथ साथ मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को मतलब किनारे किया गया। आफ्टर ऑल वो भी कई टर्म से मुख्यमंत्री थे, एक प्रबल दावेदार थे वो कुछ ऊंचे पद के लिए, जिसको हम कहें वो भी था। और संजय जोशी देखिए, संघ की पसंद अगर है तो फिर वो मोदी की पसंद नहीं है, क्योंकि उसके आप पास्ट में जाइए, लोगों को मालूम नहीं होगा, जो लोग हमको सुन रहे हैं देख रहे हैं, कि क्या दौर था ये एक धारणा है। और ये हमारे सोर्सेज हमको बताते थे कि नरेंद्र मोदी का जो पहले मतलब 90 के दशक में जो गुजरात से पलायन हुआ था, कहा जाता है कि उसके पीछे संजय जोशी इंस्ट्रूमेंटल थे। हम्म। फिर उसके बाद सन 2001 में मोदी वापस गुजरात आते हैं और मुख्यमंत्री बनते हैं, और फिर उसके 2-3 साल बाद एक सीडी आती है, आपत्तिजनक सीडी आती है। उसकी वेरासिटी किसी ने चेक नहीं की, सही थी गलत थी, क्या चीज हुई, पर उसको लेकर संजय जोशी एक तरह से उनका वनवास शुरू होता है। अब जाहिर सी बात है कि मोदी और जोशी के जो ये रिश्ते हैं ये इन्हीं चीजों पर टिके हैं। तो क्या ये चीज नरेंद्र मोदी को गंवारा होगी कि संजय जोशी दोबारा अध्यक्ष बने? अगर ऐसा बनते हैं तो डेफिनेटली एक को पैरेलल पावर सेंटर कहीं ना कहीं वो नजर आता है। एक एक तो वो चीज है। अच्छा, बीच में नाम ये गडकरी का भी चलता है, क्योंकि हम्म। गडकरी एक कह लीजिए कि एक मॉडरेट फेस जो जिसको कहा जा सकता है, क्योंकि आज हम ऐसे दौर में है ना, चीजें एक्सट्रीमली पोलराइज्ड हैं। विद इन द पार्टी भी हम बात करें, आउटसाइड द पार्टी भी हम बात करें, तो गडकरी ये कहा जाता है कि एक कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं वहां पर, कि भाई आरएसएस की भी काफी क्लोज हैं और कहीं ना कहीं मॉडरेट हैं, तो शायद इनको भी सूट करें, वो तमाम चीजें हैं। क्योंकि देखिए अब हालात ऐसे हैं कि
बीजेपी के लिए चुनौतियां बढ़ती चली जाएंगी। और इसको आप उससे डिस्कनेक्ट करके देखिए इलेक्टोरल परफॉर्मेंस से, क्योंकि इलेक्टोरल परफॉर्मेंस आज इस पार्टी के पास धन बल सब कुछ है, वो एक चीज है। पर क्या ये पार्टी उसी आइडियोलॉजी पे कायम है जो इनकी कोर वैल्यूज थी? क्या ये पार्टी उस पर कायम है? सबसे बड़ा सवाल ये है। आज हम तमाम चीजें जो देख रहे हैं, जिस तरीके से सरकार चलाई जा रही है विद इन द बीजेपी, आप पुराने जाके आरएसएस के लोगों से बात कीजिए। देखिए, एक समय था जब हम ये कहते थे कि आरएसएस के नेताओं से आपकी मेरी विचारधारा मेल नहीं खाती, पर फिर भी एक शालीनता, एक शिष्टाचार पूर्वक बैठकर बात होती थी, विचार विमर्श होता था, डिबेट होता था, एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट सब कुछ होते थे। और लास्ट में क्या होता था कि वी एग्री टू डिसएग्री, और आप बड़े शांत तरीके से चीजें बाहर आती थी। पर अब क्या ऐसा माहौल है? वही चीज बीजेपी के नेताओं के साथ भी थी। पर अब तो जिस तरह के नेताओं को आगे किया गया है, जो इनके स्पोक्स पर्सन कह लीजिए या जो इनके बाकी लोग कह लीजिए, वो अग्रेशन जो आपको देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं कहीं आपने वो डिबेट डिस्कशन का तो स्कोप ही नहीं छोड़ा ना। ठीक तो है। ऐसे माहौल में क्या आरएसएस ये नहीं चाहेगा कि वो कहीं ना कहीं जिस चीज के लिए वो जाना जाता था वो शालीनता वापस आए? सवाल बहुत ज्यादा है और उन्हीं सवालों के बीच में ये चुनाव होना, और जिसको लेकर डिले भी नजर आ रहा है। क्या, चूंकि ये तो साफ है कि आरएसएस अब पार्टी को कमांड करना चाह रहा है, क्योंकि जो बिल्कुल एक तरह से मोदी और अमित शाह में ही जो भाजपा हो गई है। लेकिन क्या आपको लगता है कि आरएसएस अपनी बात मनवा पाएगा, या फिर कोई कंप्रोमाइजिंग बीच का रास्ता कि कुछ मेरी पसंद कुछ आपकी पसंद? देखिए, ये अब आरएसएस के ऊपर है कि वो कितना अपने आप को असर्ट कर पाता है। आफ्टर ऑल आप ये कहिए ना कि जनक बीजेपी का आरएसएस है, तो आरएसएस का स्टेचर बहुत बड़ा है बीजेपी से, और खासतौर पे एक दो नेताओं से जिनके आपने नाम लिए। ये नेता तो कुछ भी नहीं है उस हायरार्की में। और जैसा कि मैं कह रहा था, पहले कह रहा था, आपने जब काटा था, कि सबसे बड़ी चिंता इस समय इकोनॉमी को लेकर है, और इकोनॉमी में जो बीजेपी की बैकबोन थी, मिडिल क्लास ट्रेडर, आज वही सवाल उठा रहा है इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को लेकर। चाहे वो इनका गढ़ कह लीजिए गुजरात हो, या उत्तर उत्तर प्रदेश तो खैर मतलब उस तरह का इन्वेस्टर नहीं है, पर खासतौर से गुजरात और बाकी स्टेट्स पर, कि जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते थे या जो उनके ट्रेडर्स हैं, आज वही सवाल उठा रहे हैं इकोनॉमिक पॉलिसीज पर। तो आरएसएस, जैसा कि हम जानते हैं कि आरएसएस का एक बहुत बड़ा फ्रेमवर्क आता है, उसमें इकोनॉमिक पॉलिसीज पर भी चिंता होती है, कल्चरल पॉलिसीज पे भी होती है, इनका जो एक वर्जन ऑफ राष्ट्रवाद है उस पर भी चिंता होती है। तो ये तमाम चीजें, और आपका जो सवाल है कि देखिए आरएसएस अगर असर्ट करता है अपने आप को, तो कम से कम दोबारा उस पोजीशन पर आता है कि बीजेपी का जनक आरएसएस है, ये सबको एक्सेप्ट करना होगा डाउन द लाइन। और अगर कॉम्प्रोमाइज करता है तो फिर कुछ और एलिमेंट्स हैं जिनके हौसले बुलंद होंगे, वो भी इसे कहीं ना कहीं चैलेंज करेगा। और फिर जो हम प्रोसेस देख रहे हैं कांग्रेसीकरण जो बीजेपी का हो रहा है, वो शायद और स्पीड से बढ़ जाएगा, और एक लिमिट होती है, उसके बाद पतन भी शुरू होता है। आज इलेक्टोरल पतन नहीं है, पर अगर हम मूल्यों की बात करें तो उसका पतन तो बहुत जोरों से हुआ है इस पार्टी के अंदर। बिल्कुल। फिलहाल तो स्थिति राजीव ये है कि जेपी नड्डा का उत्तराधिकारी ढूंढा जा रहा है, और मजे की बात यह है कि आरएसएस की जो चिंतन थी उसमें बुलाया गया था, उसके बाद उनकी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हुई है। मतलब उनका उत्तराधिकारी कौन होगा वो खुद ही उसमें कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, तो ये बड़ी दिलचस्प स्थिति है। आरएसएस पे थोड़ा सा सेंटर करना चाहूंगा, क्योंकि आपने काफी कुछ उस पर अपना कमेंट किया है। क्या आज की तारीख में मोहन भागवत या आरएसएस इस स्थिति में है कि वो मोदी और अमित शाह को कंट्रोल कर पाए, या उनको अब डिक्टेट कर पाए? क्योंकि आप जानते हैं कि कुछ चीजें ऐसी हुई हैं जब मोहन भागवत कई बार वो यू टर्न या अपने जो टेस्ट ऑफ द लाइन है उससे अलग हटते हुए, या कुछ रिफॉर्मिंग या कुछ अलग हटके वो नजर आए हैं, लेकिन उसके बाद उनकी ट्रोलिंग हुई है। पहली बार ऐसा हुआ है कि जब आरएसएस चीफ को जो था, एक तरह से जो धार्मिक संस्थाओं से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने उनको ही आईना दिखा दिया कि यू आर नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिंदू, यू आर हेड ऑफ आरएसएस। सो इन द लाइट ऑफ ऑल सच इंसिडेंट्स, आपको लगता है क्या कि आरएसएस या मोहन भागवत आज की तारीख में उस हालात में है कि वो लाइन ड्रॉ कर देखिए पाए? कहीं ना आप, कहीं उनके वजूद से या उनकी सुप्रीमेसी से भी एक सवाल जुड़ा हुआ है। देखिए सवाल जुड़ा हुआ है, पर आपने जो बात की कि मोहन भागवत यू टर्न करते नजर आए, क्यों यू टर्न करना पड़ा उन्हें? सवाल ये है कि कहीं ना कहीं जो उनकी आरएसएस की लाइन और बीजेपी की परफॉर्मेंस जो उस पर एग्जीक्यूशन है, उसमें कहीं ना कहीं गैप रहा है। एक पक्ष ये है। दूसरा ये है कि डेफिनेटली वो एक टेंडेंसी है
पूरे ये जो आरएसएस या संघ परिवार की लोगों को कंफ्यूज करना, एक बार कुछ बोलना दूसरी बार कुछ बोलना, वो एक और चीज है। दोनों चीजें हैं ये इसमें जो आती हैं, पर कहीं ना कहीं वो गैप तो है, वो डेफिसिट जो है कि एक लाइन देखिए, पहले जो होता था कि आरएसएस की लाइन है, बीजेपी फॉलो कर रही है। आपने बात की कि क्या उस पोजीशन में है, मेरा मानना यह है कि आरएसएस को कहीं ना कहीं अपने आप को एसर्ट करना होगा। देखिए मामला सिर्फ यहां, जैसा कि मैं कह रहा हूं कि मामला सिर्फ ये मोदी शाह पे खत्म नहीं होता। मोदी साहब भी 75 साल के हो रहे हैं, क्या ये जाके बैठेंगे वो मार्गदर्शक मंडल में जो इन्हीं की बनाई चीजें हैं? और आफ्टर ऑल कब तक? कहीं ना कहीं उत्तराधिकारी चाहिए, तो उत्तराधिकारी और जो भी आएगा क्या वो आरएसएस की लाइन टो करेगा? सवाल ये है। तो आरएसएस को अपने आप को कहीं ना कहीं असर्ट करना जो है वो बहुत जरूरी है।